तो स्टूडेंट्स, सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं भाई, कल मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, काफ़ी तेज़ फीवर था। तो आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको 2 वीडियोस दे दूं, तो आपकी जो कल की जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो सबसे पहला आज मैं आपके लिए विक्टोरियन एज के एक और महत्वपूर्ण लेखक, एक और महत्वपूर्ण पोएट मैथ्यू आर्नल्ड से कनेक्टेड वीडियो लेकर आया हूँ। तो एक ही वीडियो में मैं मैथ्यू आर्नल्ड का जीवन, मैथ्यू आर्नल्ड के सभी वर्क्स और मैथ्यू आर्नल्ड से कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं एक ही वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बर्थ की। तो देखिए, मैथ्यू आर्नल्ड वाज बोर्न ऑन 24 दिसंबर 1822 लेलहम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड। यानी कि जन्म जो हुआ था मैथ्यू आर्नल्ड साहब का, उनका जन्म 24 दिसंबर 1822 को लेलहम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं पेरेंट्स की। हिज फादर वाज थॉमस आर्नल्ड, पिता का नाम था थॉमस आर्नल्ड और माँ का नाम था मैरी पेनरोज। माँ का नाम क्या था? मैरी पेनरोज। और हिज फादर वाज हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, और इनके पिता जो थे वह रग्बी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे। तो फिर से सुन लीजिए पेरेंट्स के बारे में। हिज फादर वाज थॉमस आर्नल्ड एंड हिज मदर वाज मैरी पेनरोज। हिज फादर वाज हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। नाउ द नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इन द ईयर 1828 आर्नल्ड मूव टू रग्बी स्कूल। सबसे पहले 1828 में ये अपनी शुरुआती शिक्षा लेने के लिए उस स्कूल में पढ़ने गए जिस स्कूल में इनके पिता हेडमास्टर थे, यानी कि रग्बी स्कूल में। आर्नल्ड टुक हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और आर्नल्ड साहब ने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की है। साथ ही साथ मैं यहाँ एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूँ, बैलियल कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड में प्रवेश के लिए इन्होंने एक कंपटीशन क्वालिफाई किया था जिसके लिए इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। तो एक स्कॉलरशिप पाकर ये बैलियल कॉलेज में पहुंचे थे ऑक्सफोर्ड में। इसी में आगे लिखा है, ड्यूरिंग हिज ऑक्सफोर्ड डेज ही बिकेम फ्रेंड विद आर्थर हियर्स क्लॉक। जब ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे तब इनकी मित्रता एक बहुत ही इनके घनिष्ठ मित्र जो आगे चलकर रहे, नाम था आर्थर हज क्लग। नाम था आर्थर हग क्लग। तो इनके साथ इनकी मित्रता हुई है साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका मैरिज। तो इन द ईयर 1851 आर्नल्ड मैरिड विद फ्रांसिस लूसी बिटमैन। यानी कि सन 1851 में आर्नल्ड साहब का विवाह जो होता है वो एक महिला से होता है, उनका नाम है फ्रांसिस लूसी बिटमैन। तो फ्रांसिस लूसी बिटमैन नाम है मैथ्यू आर्नल्ड की वाइफ का। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। 5वां पॉइंट आपका दिया है। तो ऑक्यूपेशन में हम कहेंगे इंग्लिश विक्टोरियन पोइट हैं, यानी कि विक्टोरियन एज के अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, एंड सोशियल क्रिटिक, और साथ ही साथ सामाजिक आलोचक भी हैं, नोटेड स्पेशली फॉर हिज क्लासिकल अटैक ऑन द कंटेम्प्रेरी टेस्ट। और यदि हम बात करें तो इनका जो महत्वपूर्ण जो फेमस है वो इस कारण से है क्योंकि इन्होंने जो अटैक किया अपने कंटेम्प्रेरी टेस्ट पर आधारित, तो उसके लिए ये बहुत फेमस हुए। तो ऑक्यूपेशन में 2 चीज़ें आप याद करिए कि पोएट और सोशियल क्रिटिक के रूप में हम मैथ्यू आर्नल्ड साहब को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6। आर्नल्ड टुक ए जॉब एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, ए पोजीशन ही हेल्ड फॉर 35 ईयर्स। अगर हम बात करें मैथ्यू आर्नल्ड साहब की, तो मैथ्यू आर्नल्ड ने जीविका कमाने के लिए एक जॉब की, और जॉब थी वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की। और इस जॉब को इन्होंने अपने जीवन के 35 वर्षों तक इस जॉब को किया है। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की जॉब को 35 वर्षों तक। अब 7 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इन 1857 आर्नल्ड बिकेम प्रोफेसर ऑफ पोइट्री ऑफ ऑक्सफोर्ड। यानी कि 1857 में आर्नल्ड साहब जो हैं वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोइट्री के प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। ठीक है साहब। वेयर ही वॉज द फर्स्ट
इन दिस पोजीशन टू डिलीवर हिज लेक्चर्स इन इंग्लिश रादर देन इन लैटिन। और महत्वपूर्ण बात यह है, प्रोफेसर नियुक्त होते हैं वो तो एक बात है ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्नल्ड साहब जो हैं वो इस पोजीशन पर पहुंचने वाले ऐसे पहले व्यक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बने जो कि जिन्होंने अपना पहला लेक्चर जो है वह लैटिन भाषा में न देकर इंग्लिश भाषा में दिया था, इंग्लिश में दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड में अगर विक्टोरियन एज तक की बात करें हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ जो प्रोफेसर्स थे वो लेक्चर काय में दिया करते थे, लैटिन भाषा में। लेकिन मैथ्यू अर्नोल्ड पहले ऐसे राइटर हुए जिन्होंने कि अपना लेक्चर काय में दिया, अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 8 आपका आता है, मैथ्यू अर्नल्ड गेव टचस्टोन मेथड विच इज ए कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर हम बात करें मैथ्यू अर्नोल्ड साहब की, तो मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने एक टचस्टोन मेथड दिया काय के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए। अब मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि टचस्टोन मेथड क्या होता है। टचस्टोन मेथड होता है कि जब कोई आलोचक किसी भी पोइटिक वर्क की आलोचना करे तो वह उसी प्रकार के जो वर्क हुए हैं पोइट्री में जो कि महान पोइट्स ने किए हैं, उनके पैसेजेस को लेकर जिस पैसेज की आप तुलना कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन दोनों के साथ आप क्या करें, कंपैरिजन करें। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, टचस्टोन मेथड। यानी कि जिस वर्क की आप आलोचना कर रहे हैं उसी प्रकार का जो ग्रेट मास्टर्स ने वर्क किया है उनके स्टेंजास को आप लें और जो वर्तमान स्टेंजा है में लिखे गए हैं उनके साथ उनकी कंपैरिजन करें, तो इसी को क्या कहते हैं, टचस्टोन मेथड। तो टचस्टोन मेथड किसने दिया, मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, मैथ्यू अर्नोल्ड डाइड ऑन अप्रैल 1588 लिवरपूल। मैथ्यू अर्नोल्ड का जो मृत्यु है वो होती है अप्रैल 1888 को। कारण था हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर से इनकी डेथ हुई। और कहाँ हुई थी, लिवरपूल नामक स्थान पर। अब हम लोग बात करते हैं इनके मेजर वर्क्स की, यानी कि प्रमुख कार्यों की। तो देखिए क्या इनके प्रमुख कार्य हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है, द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स 1849, यानी कि पहला इनका पब्लिश्ड जो वर्क है उनकी अगर हम बात करें तो नाम है द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स। ये कलेक्शन है और ये कब छपा भाई, 1849 में। नाम क्या था, द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स, मिलाकर ये कलेक्शन था जो कि 1849 में पब्लिश हुआ। दूसरा है आपका एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। दूसरे कलेक्शन का नाम था एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स और इसका पब्लिकेशन होता है 1852 में साहब। उसके बाद खाली एक और कलेक्शन इनका पब्लिश हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा पोएम्स, मात्र पोएम्स, और इसका पब्लिकेशन होता है 1853 में। उसके बाद एक इनकी लॉन्ग लिरिकल पोएम छपी जिसका नाम था सोराब एंड रुस्तम, सोराब एंड रुस्तम एंड अदर पोएम्स। और इस सोराब एंड रुस्तम के साथ कुछ अन्य पोएम्स का भी पब्लिकेशन होता है और वो वर्ष थी 1853, 1853। उसके बाद इनकी एक बहुत फेमस पोएम है, नाम है द स्कॉलर गिप्सी, द स्कॉलर गिप्सी। इसका पब्लिकेशन भी कब होता है, 1853 में। उसके बाद 6 नंबर पर आता है एक इन्होंने ट्रेजेडी लिखी है मैरोप, तो मैरोप ए ट्रेजेडी, इसका पब्लिकेशन होता है साहब 1858 में। नेक्स्ट वर्क आपका आता है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, यानी कि होमर साहब के कुछ वर्क का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है अंग्रेजी भाषा में, तो वो पब्लिश होता है आपका 1861 में। 8 नंबर पर द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, साहब ये एक लेक्चर है, क्या है, एक लेक्चर है द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर और इसका पब्लिकेशन होता है 1867 में। क्या है, ये एक लेक्चर है। उसके बाद दूसरा है एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये 1865 से 1888 तक, 1865 से 1888 तक एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 एंड 1888। जैसा कि हमने कहा था अभी, ये सोशल क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म के इनके एसेज हैं जो कि 1865 और 1888 में आए हैं। उसके बाद 10 नंबर पर आता है न्यू पोएम्स,
एक और इनका कलेक्शन पब्लिश होता है न्यू पोएम्स के नाम से, जिसका पब्लिकेशन है 1867 में। एक और महत्वपूर्ण वर्क है इनका कल्चर एंड एनर्जी, कल्चर एंड एनर्जी, और इसका पब्लिकेशन होता है 1869 में। साहब कब पब्लिकेशन हुआ? 1869 में। नेक्स्ट क्या है देखिए, एलेजिक पोएम्स। ये तो मैंने कलेक्शन आपको बता दी है। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण पोएम्स हैं जो कि अर्नल्ड साहब की, जो मैंने ये कलेक्शन बताई इन्हीं में छपी हैं, लेकिन अब मैं उन पोएम्स के आपको नाम बताऊंगा। सबसे पहले एलेजिक पोएम्स। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि अर्नल्ड साहब जो हैं वह किस प्रकार की पोएम्स के लिए फेमस हैं, तो आप विशेष ध्यान रखें, नाम देंगे आप एलेजिक पोएम्स के लिए। विक्टोरियन एज में सबसे बड़े अगर एलेजिक राइटर रहे हैं तो वो हैं आपके मैथ्यू अर्नल्ड साहब, ठीक है ना साहब। तो देखिए इनकी जो एलेजिक पोएम्स हैं उनमें देखिए सबसे पहली है द स्कॉलर गिप्सी। अभी मैंने आप स्कॉलर गिप्सी के बारे में आपको बताया भी था। दूसरी पोएम है थायरेसिस। तीसरी पोएम है मेमोरियल वर्सेस। चौथी पोएम है स्टेंजास इन मेमोरी ऑफ एडवर्ड क्विलिनन, स्टेंजास इन मेमोरी ऑफ एडवर्ड क्विलिनन। फिर सुन लीजिए चारों, अभी मैंने नाम दिए, द स्कॉलर गिप्सी, दूसरी है थायरेसिस, तीसरी है मेमोरियल वर्सेस, चौथी है स्टेंजास इन मेमोरी ऑफ एडवर्ड क्विलिनन, और पांचवी है स्टेंजास फ्रॉम कार्नेक, स्टेंजास फ्रॉम कार्नेक। कुछ और भी इलेजिक पोएम्स हैं मैंने लिखी हैं आपके लिए। अगली इलेजिक पोएम है ए साउदर्न नाइट, ए सदर्न नाइट। फिर है बेटा आपकी हैवर्थ चर्चयार्ड। उसके बाद एक पोएम है एपिलोग। फिर है रग्बी चैपल। फिर है स्टेंजास इन मेमोरी ऑफ द आर्थर ऑफ ओबरमैन। ध्यान सुनिए, स्टेंजास इन मेमोरी ऑफ द आर्थर ऑफ ओबरमैन, ये भी इनकी एक एलेजिक पोएम है। तो ये मैथ्यू अर्नल्ड साहब की कुछ बहुत फेमस एलेजिक पोएम्स हैं। कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कलेक्शन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोएम्स के नाम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये पोएम जो है वो किस पोइट की है, या ये पोएम जो है वो किस प्रकार की पोएम है। तो ये सब अभी जो मैंने बताई आपको 10 पोएम्स, ये सब के सब क्या है? एलेजिक पोएम्स। अब कुछ और पोएम्स हैं इनकी जो महत्वपूर्ण है, जो एलेजिक नहीं है। जैसे कि पहली है द बरीड लाइफ। कौन सी है? द बरीड लाइफ। दूसरी है कैडमस एंड हारमोनिया। क्या है पोएम का नाम? कैडमस एंड हारमोनिया। तीसरी पोएम है बेटा कॉन्सोलेशन। क्या है पोएम का नाम? है कॉन्सोलेशन। चौथी पोएम है डॉबर बीच। ये हम सब ने पढ़ी है, हम सबके सिलेबस में ये पोएम रही है। फिर है उसके बाद द फॉरसेकन मरमैन, द फॉरसेकन मरमैन। उसके बाद अगली पोएम है इनकी द फ्यूचर। अगली पोएम क्या है? द फ्यूचर। उसके बाद अगली पोएम है आपकी ग्रोइंग ओल्ड। उसके बाद 8 नंबर पर पोएम आती है इमॉर्टिलिटी। क्या पोएम का नाम है? इमॉर्टिलिटी। उसके बाद पोएम आती है मोरलिटी, और 10वीं पोएम है शेक्सपियर। विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अर्नल्ड साहब के क्वेश्चन अगर किसी पोएम से पूछे गए हैं तो उन पोएम्स में से शेक्सपियर एक पोएम है। विलियम शेक्सपियर के ऊपर उनको याद करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है शेक्सपियर, और इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने लिखी? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और एक और पोएम है आपकी सेल्फ डिपेंडेंस। क्या पोएम का नाम है? सेल्फ डिपेंडेंस। तो ये कुछ एलेजिक और जो सिंपल पोएम्स हैं वो मैंने आपको बताई। कुल मिलाकर 21 पोएम्स दिए हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा मैथ्यू अर्नोल्ड साहब के। तो अब क्वेश्चन की सीरीज आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम पोएम के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं आर.एन. टैगोर, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी राजा राव, और डी आपका लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो देखिए, अभी मैंने जब आपको पोएम्स के नाम बताए हैं तो उसमें मैंने कहा एक लॉन्ग लिरिक पोएम सोहराब एंड रुस्तम किसने लिखी है? मैथ्यू अर्नल्ड साहब ने। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी, यानी कि मैथ्यू अर्नल्ड। नेक्स्ट पोएम है आपकी द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेपर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि
ये चारों पोएम जो लिखी हैं वो चारों के चारों पोएम, सॉरी 3 पोएम लिखी हैं, डी ऑप्शन में नन ऑफ द एबव लिखा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फेथफुल शेपर्ड जो है वह किस पोएम में ये आया है। तो देखिए, ए ऑप्शन है आपका क्रॉसिंग द बार, बी ऑप्शन है डॉबर बीच, सी ऑप्शन है रग्बी चैपल और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं, रग्बी चैपल जो है वह अर्नोल्ड साहब की एक बहुत फेमस एलेजी है। इस पोएम में इन्होंने अपने पिता, आप कह सकते हैं अपने पिता की मृत्यु पर इन्होंने ये एलेजी लिखी थी और इसमें इन्होंने अपने आप को फेथफुल शेपर्ड की संज्ञा दी है मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने, ठीक है ना साहब। तो रग्बी चैपल इसका राइट आंसर है, जिसका पब्लिकेशन 1867 में हुआ है। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। अभी मैंने आपको वर्क बताए थे इनके और मैंने आपको बताया था कि ये इनकी ग्रीक ट्रेजेडी है। तो साहब ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है आपका माइसेरिनस, दूसरा ऑप्शन है आपका सौराब एंड रुस्तम, सी ऑप्शन है आपका मेरोप और डी ऑप्शन है थायरसिस। तो आपको सबको पता लग गया होगा कि साहब इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि मेरोप। मेरोप जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई एक ग्रीक ट्रेजेडी है और इसका पब्लिकेशन जो है वह 1867 में हुआ था। मेरोप जो है वह ग्रीक माइथोलॉजी की एक कैरेक्टर है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आप कह सकते हैं वर्क जो है ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेरोप। नेक्स्ट वन इज, द टचस्टोन मेथड इज गिवन बाई। टचस्टोन मेथड किसके द्वारा दिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया था, टचस्टोन मेथड के बारे में समझाया था। तो टचस्टोन मेथड, इसका सीधा आंसर मैं बताऊंगा आपको मैथ्यू अर्नोल्ड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। टचस्टोन मेथड किसके द्वारा दिया गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थायरेसिस वॉज रिटन बाई अर्नोल्ड टू commemorate his friend Arthur Hughes Clarke, who had died in 1861 at the age of। अभी एक इनकी एलेजी आई थी साहब, इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन आया था, फेथफुल शेपर्ड जो है वो उन्होंने किस में कहा। तो उसका ऑप्शन आया था रग्बी चैपल। अब इनकी पोएम एक और है थायरसिस, ये भी एक एलेजी है। अभी मैंने आपको एलेजीज के इनके नाम बताए थे। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि थायरसिस पोएम जो है वह उन्होंने अपने मित्र आर्थर ह्यूज क्लर्क को कमेमोरेट करने के लिए लिखी है। आर्थर ह्यूज क्लर्क की डेथ 1861 में हुई थी। उस समय आर्थर ह्यूज क्लर्क की उम्र कितनी थी साहब, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं 43, 40, 42 या 44। तो भाई इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 42। और आर्थर ह्यूज क्लर्क के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के लिए गए थे तब इनके एक मित्र बने थे, उनका नाम था आर्थर ह्यूज क्लर्क, जो कि इनके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। उनकी मृत्यु पर इन्होंने ये पोएम लिखी थी थायरसिस, ठीक है ना साहब, कौन सी, थायरसिस। और इसका ये पोएम इन्होंने का जो पब्लिश हुई है वो ये 1866 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स इज टेकन फ्रॉम ए पोएम बाई। ये पोएम खैर हम सबने पोएम पढ़ी है, जैसा कि मैंने कहा था अपने कोर्स में पोएम है, अभी मैंने जब आपको पोएम समझा रहा था। खैर यहाँ से राइटर का नाम पूछा गया है कि किस राइटर ने ये लाइन लिखी है। फिर से लाइन सुन लीजिए, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स। ये लाइन जो है वो किस राइटर के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड, बी ऑप्शन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सी ऑप्शन जॉन कीट्स और डी ऑप्शन पीबी शैली। तो साहब ये लाइन जो है मैथ्यू अर्नोल्ड साहब के द्वारा लिखी गई पोएम डॉबर बीच। कौन सी पोएम, डॉबर बीच, जो कि हम सबने पढ़ी है, मैंने कहा सिलेबस में रही है ये पोएम। तो डॉबर बीच से ये लाइन ली गई है। इसका पब्लिकेशन होता है 1867 में। इनका जो कलेक्शन छपा न्यू पोएम के नाम से, उसमें ये पोएम छपी थी, पब्लिश हुई थी, ठीक है ना साहब। अगला है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग मेड
द स्टेटमेंट पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी। साहब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वह किस राइटर ने दिया है। स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए। पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोइटिक फॉर द लॉज ऑफ पोइटिक ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी। ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। ए डॉक्टर जॉनसन, बी सिडनी, सी मैथ्यू अर्नोल्ड और डी जो है वह है आपका विलियम। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी मैथ्यू अर्नोल्ड साहब जो है उन्होंने ये कमेंट किया है कि पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा जा रहा है? हु रोट द फॉलोइंग अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने लिखी? साहब देखिए, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। क्वेश्चन फिर से समझिए क्या है कि ये लाइन जो है वो शेक्सपियर के लिए किसने लिखी। लाइन है आपकी अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ए टी एस इलियट, बी अर्नल्ड, सी ब्लैक और डी वर्ड्सवर्थ। तो साहब अभी जब मैंने पोएम्स के नाम बताए थे तो मैंने कहा था कि एक पोएम मैथ्यू अर्नल्ड साहब ने लिखी है शेक्सपियर, और ढेर सारे क्वेश्चन शेक्सपियर पोएम से पूछे जाते हैं। तो ये लाइन जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पोएम शेक्सपियर से ली गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री रेफर्स टू। देखिए क्वेश्चन वही है, जरा सा घुमा दिया गया है। ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री रेफर्स टू। ये ऑप्शन, ये जो लाइन है वो किसके लिए कही गई? अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये लाइन किसके लिए कही गई है? ए जॉन मिल्टन, बी एडमंड स्पेंसर, सी क्रिस्टोफर मार्लो और या डी शेक्सपियर साहब। तो बहुत कठिन प्रश्न है साहब, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता का नाम आपको बताना है। ए एडविन अर्नोल्ड, बी थॉमस अर्नोल्ड, सी ए एच क्लर्क और डी नन ऑफ देम। तो अभी मैंने इनकी लाइफ के बारे में आपको बताया था, तो इनके पिता का नाम था थॉमस अर्नोल्ड, जो कि हेड मास्टर थे रग्बी स्कूल में। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। whose death was commemorated by Arnold in Thyrsis। यानी कि किसकी मृत्यु के बारे में बताया है अर्नोल्ड साहब ने अपनी पोएम थायरेसिस में। थायरेसिस अभी क्वेश्चन आ चुका है साहब, एक क्वेश्चन। तो देखिए फिर से ऑप्शन आपके सामने लिख रहे हैं। ए आर्थर ह्यूज क्लर्क, बी टेनिसन, सी एडविन अर्नल्ड और डी नन ऑफ देम। तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था, इनके एक बड़े बढ़िया मित्र थे आर्थर ह्यूज क्लर्क। उनकी मृत्यु जब हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद उनको याद करते हुए अर्नोल्ड साहब ने ये पोएम थायरेसिस की रचना की थी। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका आर्थर ह्यूज क्लर्क। और फिर से मैं बता दूं, इसका पब्लिकेशन हुआ था 1866 में, और आर्थर ह्यूज क्लर्क की डेथ कब हुई थी? 1861 में। ठीक है साहब, जब उनकी उम्र कितनी थी? 42 वर्ष की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अर्नल्ड सेलिब्रेटेड पोएम द स्कॉलर गिप्सी इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नरेटेड बाई ग्लेनविल इन। अर्नोल्ड साहब की एक बड़ी सेलिब्रेटेड पोएम है, नाम है पोएम का द स्कॉलर गिप्सी। अभी मैंने आपको बताया था। यह कहानी जो है, ये स्कॉलर गिप्सी जो है वह बेस्ड करती है ओल्ड लीजेंड पर, जिसको नरेट किया है ग्लेनविल ने। तो ग्लेनविल ने इसको नरेट किस में किया है? ग्लेनविल के वर्क का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ए द स्कूल मास्टर, बी पालमेरिन ऑफ इंग्लैंड, सी द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग और डी द शेपर्ड ऑफ सेलिसबरी प्लेन। तो साहब मैं आपको बता दूं, जोसेफ ग्लेनविल का वर्क है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो कि 1661 में पब्लिश हुआ था। काफ़ी पुराने राइटर हैं ये।
तो उसको आधार लेते हुए मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने स्कॉलर गिप्सी, जो कि एक पेस्टोरल पोएम है, उसकी रचना की है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। अरे भैया, इतने फिर से एक टफ क्वेश्चन आ गया। शेक्सपियर पोएम की रचना किसने की? ठीक, और ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, मैं कोई अपनी तरफ से बनाया नहीं है। तो शेक्सपियर साहब का, सॉरी, पोएम शेक्सपियर जो है वो किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने, टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड और डी वर्ड्सवर्थ। तो आप भी लोग बता देना आंसर साहब कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट a poem by Matthew Arnold? Which of these, क्यों, चलिए थोड़ी सॉरी गलती हो गई, पहले क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड सोराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम ए स्टोरी फ्रॉम। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो लॉन्ग नरेटिव पोएम है, नाम है सोराब एंड रुस्तम, उसकी कहानी कहाँ से ली गई साहब? ए ऑप्शन है अरेबियन नाइट से ली गई, बी ऑप्शन है अकबरनामा से ली गई, सी ऑप्शन है शाहनामा से ली गई, या डी ऑप्शन है रूबियत ऑफ उमर खयाम से ली गई है। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि शाहनामा जो है उससे इन्होंने सोराब एंड रुस्तम की कहानी की प्रेरणा ली है और तब सोराब एंड रुस्तम को लिखा है। और ये ग्रेट पर्शियन एपिक पोएम है शाहनामा, ग्रेट पर्शियन एपिक पोएम है शाहनामा, ठीक है ना। तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने सोहराब एंड रुस्तम की रचना की है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। इनमें से कौन सी पोएम जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई नहीं है? ए आपका द फॉरसेकन मैरमैन, बी डॉबर बीच, सी ट्रिस्ट्रैम एंड इजियल्ट और डी द किंग्स ट्रेजेडी। तो साहब फॉरसेकन मैरमैन आप अर्नोल्ड की पोएम है, डॉबर बीच भी अर्नोल्ड की पोएम है, ट्रिस्ट्रैम भी अर्नोल्ड की पोएम है। अगर इनमें से कोई पोएम नहीं है अर्नोल्ड साहब की तो उसका नाम है द किंग्स ट्रेजेडी। ये पोएम डेंटे गैब्रियल रोसेटी के द्वारा लिखी गई है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा द किंग्स ट्रेजेडी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैथ्यू अर्नोल्ड्स रग्बी चैपल कमेमोरेट्स। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पोएम रग्बी चैपल जो है वो किसको कमेमोरेट करती है साहब? द डेथ ऑफ हिज फादर, द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, द डेथ ऑफ ए गर्ल, द डेथ ऑफ हिज रिलेटिव। तो साहब मैंने आपको अभी इसमें से रग्बी चैपल के बारे में आ चुका है। इनके पिता जो थे मैथ्यू अर्नोल्ड के, थॉमस अर्नोल्ड, तो उनको कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो आंसर होगा इसका ए, द डेथ ऑफ हिज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट एसोसिएटेड विद मैथ्यू अर्नोल्ड। इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड से कनेक्टेड नहीं है? आप ये कह सकते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड ने नहीं लिखा। तो साहब देखिए ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूँ, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, डॉबर बीच, थायरसिस और डी ऑप्शन है आपका एम्पिडोकल्स ऑन एटना। तो साहब इनमें से अगर मैं बात करूं इज नॉट एसोसिएटेड विद मैथ्यू अर्नोल्ड, तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है सॉरी ए ऑप्शन जो है आपका कल्चर एंड एनवायरनमेंट, इसकी रचना जो है वो अर्नोल्ड साहब ने नहीं की है। जबकि डॉबर बीच, थायरसिस और एम्पिडोकल्स ऑन एटना जो है ये तीनों वर्क किसके हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड साहब के हैं। क्लियर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वो आपसे पूछ रहा है, हु कॉइन्ड द फ्रेज पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। किसने इस फ्रेज की उत्पत्ति की कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। देखिए अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो उसी को शॉर्ट में है ये फ्रेज के रूप में, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने ये फ्रेज कॉइन किया है? तो इसका सीधा आंसर है आपका डी, मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द पोएम डॉबर बीच।
किस कवि ने साहब डॉबर बीच की रचना की है पोइम की? बड़ा कठिन क्वेश्चन है। ए ऑप्शन अर्नोल्ड, बी टेनिसन, सी मिल्टन और डी वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर है आपका ए अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक? अर्नोल्ड साहब को एक क्रिटिक के रूप में आप किस कैटेगरी में रखेंगे? ए रोमांटिक क्रिटिक, बी मार्क्सिस्ट क्रिटिक, सी एस्थेटिक क्रिटिक या डी क्लासिसिस्ट क्रिटिक। तो साहब अगर अर्नोल्ड साहब की हम बात करते हैं तो अर्नोल्ड साहब जो हैं वह एक क्लासिकल क्रिटिक हैं। तो इनको हम अगर अर्नोल्ड साहब को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो इनको हम क्लासिसिस्ट क्रिटिक कहेंगे। तो ऑप्शन डी इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अर्नोल्ड रोट विद हिम इज बॉर्न अवर रियल पोइट्री, द वर्ड हिम रेफर्स टू। अर्नोल्ड साहब की एक लाइन है और लाइन आपकी ये है कि विद हिम इज बॉर्न अवर रियल पोइट्री, विद हिम इज बॉर्न अवर रियल पोइट्री। तो ये लाइन जो है वो अर्नोल्ड साहब ने किसके लिए लिखी है? इसमें हिम किसके लिए आया है? ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ और डी है आपके चौसर साहब। तो साहब विद हिम इज बॉर्न अवर रियल पोइट्री, बॉर्न यानी कि जन्म हुआ रियल पोइट्री का। तो साहब जब जन्म की बात होती है तो जन्म का संबंध उसके पिता से होता है, माता से होता है। और अंग्रेजी कविता के जनक कहे गए हैं कौन? चौसर साहब। तो नेचुरल सी बात, ये लाइन किसके लिए कही गई है? चौसर साहब के लिए। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये लाइन किसके लिए कही? विद हिम इज बॉर्न अवर रियल पोइट्री, चौसर साहब के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। मैथ्यू अर्नोल्ड स्टडीड एट डैश यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जिसमें मैथ्यू अर्नोल्ड पढ़ा करते थे। तो ए कैम्ब्रिज, बी ऑक्सफोर्ड, सी लंदन, डी ग्लासगो। तो आपको अभी मैंने बताया था बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ये पढ़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका बी यानी कि ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। हु सेड अबाउट कीट्स, कीट्स के बारे में ये लाइन किसने कही? हु सेड अबाउट कीट्स। ऑप्शन सुनिएगा आप, पीवी शैली, एसटी कॉलरिज, सी वॉल्टर पैटर और डी मैथ्यू अर्नोल्ड। तो आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये लाइन जो है वह कीट्स के बारे में किसने कही? ही इज विद शेक्सपियर। लाइन क्या है? ही इज विद शेक्सपियर। तो ये लाइन जो है वो कीट्स के बारे में किसने कही? पीवी शैली ने कही, एसटी कॉलरिज ने कही, वॉल्टर पैटर ने कही या मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही? तो साहब आपका ऑप्शन है डी यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कीट्स के लिए ये लाइन यूज़ की है, ही इज विद शेक्सपियर। ठीक है ना साहब। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहा जा रहा है, हु रोट कल्चर एंड एनार्ची, कल्चर एंड एनार्ची की रचना किसने की? तो साहब अभी मैंने आपको जब वर्क बताए थे तब स्पष्ट तौर पर मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क बताया था कल्चर एंड एनार्ची। तो कल्चर और एनार्ची की रचना किसने की है? मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कल्चर एंड एनार्ची जो टर्म है मतलब कल्चर एनार्ची की रचना की है। और अगर मैं बात करूं तो कल्चर एंड एनार्ची जो है वह आपका फिलिस्तीनी टर्म है और जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में यूज हुआ करता था, कल्चर एंड एनार्ची। हालांकि इसको एक वर्क के रूप में लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और 25th और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज नॉट ए या एन। मैथ्यू अर्नोल्ड एक नहीं थे, क्या नहीं थे साहब? पोइट नहीं थे, क्रिटिक नहीं थे, एसेइस्ट नहीं थे या नॉवेलिस्ट नहीं थे? साहब पोइट तो थे, क्रिटिक भी थे, आलोचक भी थे, जैसा कि मैंने क्लासिसिस्ट हैं ये, एसेइस्ट भी थे क्योंकि इन्होंने कई एसेज लिखे हैं क्लासिसिज्म पर। अगर ये नहीं थे तो नॉवेलिस्ट नहीं थे साहब। क्या नहीं थे मैथ्यू अर्नोल्ड? एक नॉवेलिस्ट नहीं थे, इन्होंने कोई उपन्यास अपने जीवन में नहीं लिखा। एक अच्छे कवि थे, एक आलोचक थे, एक एसेइस्ट थे, लेकिन एक नॉवेलिस्ट नहीं थे। तो ये मैंने आज आपको वीडियो दिया मैथ्यू अर्नोल्ड से कनेक्टेड, जो कि हमारे अगर पोइट की श्रृंखला की बात करूं मैं तो विक्टोरियन एज के महत्वपूर्ण पोइट्स में से लास्ट पोइट हैं। आज मैं आपको एक और वीडियो देने का प्रयत्न करूंगा मॉडर्न एज से कनेक्टेड, और मॉडर्न एज में जो हमारे सबसे बड़े पोइट हुए हैं तो उनके बारे में
मैं आपको आज शाम को एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, अगर मेरा स्वास्थ्य सही रहता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।